अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद, अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम से पहले मैं आपको एक जनरल व्यू बताऊँ आपको पाकिस्तानी सोसाइटी की अलमिया है कि अगर आपको किसी की पगड़ी उछालनी है या किसी की शलवार उतारनी है, तो आप किसी सहाफ़ी की खिदमत हासिल करें। क्योंकि पैसे आपके ठीक-ठाक लगेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा काम करके दिखाएँगे कि दुनिया देखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 वाक़ात हुए हैं आज इमरान रियाज़ साहब की रिहाई के लिए। उनमें 2 हज़रात ऐसे हैं जिनका बयान पढ़कर मुझे हँसी भी आई और लेकिन मुझे उसका आप जब हवाला दूँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नंबर 1 है जावेद चौधरी, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं मानता हूँ उनको। लेकिन उनका ज़ोर था कि इसकी रिहाई के अंदर नवाज़ शरीफ साहब का हाथ है। हालाँकि गो कि वो नवाज़ शरीफ को इमरान रियाज़ साहब नवाज़ शरीफ को पसंद नहीं करते थे और उनके मुतालिक बातें भी करते थे। लेकिन जब लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने जिनमें 2 सहाफ़ी शामिल हैं, एक तो जावेद चौधरी खुद बन गए कि मैं भी हूँ उसके अंदर और एक दूसरा नाम नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने मना किया। भई क्यों नहीं नाम बताया? इसका मतलब ये है कि वो अपने आप ही सामने आना चाहते थे कि भई मैं ही हूँ जो कि मैंने नवाज़ शरीफ को ज़ोर डाला उन पर कि इमरान रियाज़ साहब को रहा करवाओ और उन्होंने मेरे कहने पर जो उसको इमरान रियाज़ साहब को रहा करवाया। पहले तो उन्होंने क्रेडिट अपने आप ले लिया, नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि वजाहत साहब किसी दोस्त ने मुझे कहा कि आप वजाहत साहब को नहीं देखते, वो बड़ा अच्छा कमेंट्स करते हैं। ठीक है जी, मैंने वजाहत साहब को भी देख लिया, उनके कमेंट्स भी देख लिए कि आज के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि 5 चीज़ें तो सबको पता ही है, लेकिन 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो किसी को पता नहीं है। वो इमरान रियाज़ साहब के मुतालिक उन्होंने बताया कि कहाँ थे, ना तो इंटेलिजेंस वालों के पास थे, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के पास थे, ना ईएसआई के पास थे, बल्कि वो सीटीडी एक है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आती है इंटेलिजेंस, उनके किसी अफ़सर के बेसमेंट में थे वो, रखा हुआ था उनको। और इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने क्या होता है काफ़ी दिनों बाद उन्होंने कहा कि भई मुझे आसमान नज़र आया है, इसका मतलब वो बेसमेंट में थे और ये उन्होंने कन्फर्म किया और उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं उस एजेंसी में खुद भी काम करता था और उनके जो दोस्त अहबाब भी सारे मेरे वहाँ पर हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब इनको पता था, तो फिर इन्होंने बताया क्यों नहीं पहले? कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि भाई मेरा ख़्याल यही है कि सीटीडी के पास ये हो सकता है कि आप चेक करवाएँ। लेकिन इससे पहले मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराऊँ कि जब लास्टली डिप्टी कमिश्नर को चीफ जस्टिस पुराने वालों ने थ्रेट दिया था कि भाई आप हर कीमत पे इनको प्रोड्यूस करें, तो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस को डिप्टी कमिश्नर ने कि सर मुझे आप अकेले में बात करें। अकेले में जब बात की, अगर ऐसी बात होती तो वो तो फिर वो पता चल जाता। लेकिन ज़ाहिर है कि उनका जो कदम था, वो जो रियासत है ना, रियासत के एक असूल होते हैं, जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, तो उससे अगर कोई क्रॉस करेगा ना, तो चाहे वो कोई भी हो, तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होता है। लेकिन मैं वजाहत साहब की बात कर रहा हूँ कि अगर उनको पता था कि भई ये वहाँ और अभी भी वो कन्फर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है अदालत को ये चाहिए कि उनके खिलाफ उनको बुलाए और उनसे पूछे कि भई आपको पता था? तो आप लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से वो खुद अफ़सर के नाम तो नहीं लिया। अच्छा कहते हैं नाम मैं नहीं ले सकता। भाई क्यों नहीं ले सकते? जब आपको पता भी है नाम का, तो नाम भी लेने में हर्ज क्या है? लेकिन नहीं, वो खामोश। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हम बताएँगे नहीं। वो बताओगे नहीं तो इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, झूठ बोलते हो तुम। तो कहने का मकसद ये है कि भाई देखें, जो भी अब हुआ, अल्लाह ने उस शख़्स की जान बचा ली। अब उसको आप टेंशन दे रहे होंगे यकीनन इस किस्म की खबरें पहचा के, कि अब तो सारे उछल-उछल के आ गए कि भाई हमने छुड़वाया, हमने छुड़वाया। ये क्रेडिट हासिल करने के लिए ना कि अगले इलेक्शन में जो है वो आ जाएगा नवाज़ शरीफ तो फिर हमें वज़ीर बना देगा। अब एक प्रपोज़ल भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हुकूमत का प्रपोज़ल है, जो भी ताकतवर हल्के हैं, उनका ये है कि 18 महीने के लिए नवाज़ शरीफ को एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए। तो लोग बुरा भी मान रहे हैं, अच्छा भी मान रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि उसको जो है ना, हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर 18 महीने उसको देते हो नवाज़ शरीफ को, तो 18 महीने इमरान खान को भी दें आप।
यानी उसके बाद आप कंपेयर करें दोनों का, नवाज शरीफ क्या काम करता है, और ये जब कंपटीशन होगा ना तो फिर सामने निकल कर आएगी बात। तो 18 महीने आप उसको दें, 18 महीने जो है ना वो इमरान खान को भी दें। और दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा जेस्चर है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि काजी साहब अच्छे आ गए आदमी, तो उन्होंने सारी लड़कियां वड़की भी छूट गई हैं, सारी घर पहुंच गई, लेकिन फिर गिरफ्तार हो गई। तो ये थोड़ा सा मसला है, तो इसमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो देखिए, अगर आपने मसला हल करना है ना तो ये हरकतें ना करें कि गिरफ्तार किया फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया, ये इससे टेंशन बढ़ता है खाम खा का। अगर आप मुल्क के हालात को नॉर्मल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं ना, तो आप एक माफ़ी का आंसर ज़रूर शामिल करें। उन्होंने कोई इतना बड़ा, उन लड़कियों ने तो कुछ नहीं एक्शन किया ना, उन्होंने तो एक जो जैसा कहा गया या गलतफहमी में या गलत लोगों के कहने में वो आ गई और उन्होंने उसमें शामिल हो गई। तो लेकिन इसकी तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन था उसके अंदर, कोई ब्लैक शीप था। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके अंदर कुछ एजेंसीज के आदमी भी शामिल थे जिन्होंने उनका रुख मोड़ा। वैसे होता तो यही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर झगड़ा कराना है ना तो पीछे जो चंद आदमी भेज दें वो झगड़ा कर देंगे और उसके बाद सारे मारना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता है कि भाई एक एक को कह दिया कि यार मुसलमान है तो उसको सब पड़ गए मारने के लिए, तो फिर सारे के सारे वो देखेंगे बगैर कि वो चाहे हिंदू हो उसको ही मार रहे होंगे। लेकिन ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। तो अगर आपने माहौल को ठंडा करना है और पाकिस्तान में अमन लाना है तो इसको आप सोचिए। और दूसरा ये है कि इलेक्शन जो कराएंगे तो बात ये है कि साफ इलेक्शन तो हो नहीं सकते, आपके माशरे के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो फिर तो यही सही है ऑप्शन जो है कि 18 महीने का एक को दे दो, 18 महीने का एक को दे दो और उसको देख लो, 18 महीने के फौरन बाद दूसरे को दो और उनकी परफॉर्मेंस आप देखें कि भाई वो कितना डॉलर को कम करते हैं, महंगाई को कितना कम करते हैं। फिर इमरान खान साहब को भी ट्राई कर लें या पहले इमरान खान साहब को दे दें फिर उसको नवाज शरीफ को दे दें। यानी मिलकर जो है ना सियासतदान मिल के अगर चलें तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतर हो जाएगी पोजीशन। लेकिन सब अब वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब को भी अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए और ये जो केसेस हैं ना, इनके जो झूठे केसेस बनाए गए हैं इनको अब मेरा ख्याल है क्लोज कर देना चाहिए। इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब पिछले 10 साल से आप देखें जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमे बने, नवाज शरीफ साहब के साथ बने मुकदमे, सबके साथ बने और सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई सज़ा इवन वो तो छोड़ें, आप इमरान खान साहब भी नहीं दिलवा सके, आर्मी भी नहीं दिलवा सकी। उसका फ़ायदा क्या? अब उसमें ये होता ये है कि जितने वो होते हैं ना वकील, उनके फ़ायदे हैं, उनके पैसे ठीक-ठाक बन रहे हैं। बाकी तो लोग बेचारे मुँह देख रहे हैं एक-दूसरे का। पेट्रोल लेते हुए डर रहे हैं, चीनी लेते हुए भी डर रहे हैं इसलिए कि पैसे ही नहीं है बेचारों के पास। तो अगर आपने मुल्क को सँवारना है, ये आप भूल रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुका है अब आपके पास, और तो इसलिए इवन अफ़गानिस्तान बेहतर हो गया आपका। तो खुदारा होश के नाख़ून लें और अब जो आपस में झगड़े हैं ना उनको ख़त्म करें और बैठ के जो कुछ जो सियासतदान हैं जो मुझे ज़ाहिर अच्छे लगते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और दूसरे वो मुस्तफ़ा खोखर हैं और ये लोग जो है ना सुलझे हुए लोग हैं और उम्मीद है कि ये अगर चलो पार्टी बना लें तो ये मेरा ख़्याल है कि इनका रेपुटेशन अच्छा है। तो अल्लाह ताला कामयाब करे ऐसे लोगों को। तो कुछ ना कुछ अमन करना चाहिए, वरना अगर वो ही आ गए ना डॉलर टाइप के लोग, टाट टाइप के लोग, तो फिर तो समझ लो कि फिर वही होगा हाल। तो इस वक़्त जो है ना एक तो हाफ़िज़ साहब और काज़ी साहब दोनों बड़े अच्छे लोग हैं दोनों। तो अल्लाह ताला करे कि इनके दिल में डर और खौफ हो अल्लाह का। क्योंकि देखिए ये दुनिया तो बहुत छोटी दुनिया ज़िंदगी बहुत छोटी है। मर जाता आदमी अपने साथ अरबों रुपए भी ले जाए तो भी उसका पेट तो नहीं भरता, लेकिन बस वो अपने ज़िम्मे वो कर लेता है, जो भी गलत काम करता है अपने ज़िम्मे लगा लेता है। मुझे याद आ गया कि एक खबर ये भी थी कि वो जो मलिक साहब हैं, तो जो बैरिया टाउन वाले हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उनका एक साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया, मैं चलते-चलते आपको बता दूँ कि वो इस्लामाबाद के अंदर वो बता रहे थे कि वो एक और साहब थे छोटे, ये तो बड़े हैं ना, रियाज़ मलिक साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे छोटे कैटेगरी वही थी। तो उन्होंने प्लाट-व्लाट बेच के और जनाब वाली लोगों के साथ फ्रॉड किया, फिर लोग कोर्ट में गए, लोग मर गए, उनकी बेचारे पेंशन के सारे पैसे जमा करा दिए उन्होंने कि चलो घर बन जाए, लेकिन वो मर भी गए, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं हुआ और वो आदमी भी मरा। तो जब मर गया तो उसको दफनाने के लिए वो लोग इजाज़त नहीं दे रहे थे।
कब्रिस्तान में जहाँ पहुँचता था ना जनाज़ा, वहीं पहुँच जाते थे लाठियाँ लेकर। तो आखिरकार पता नहीं किस जगह उन्होंने अंधेरे के अंदर पिछले पहर रात के वो दफन किया। उसकी बीवी के ऊपर मुकदमा किया उन्होंने कहा भाई हमें पैसे दिलवाओ। उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, तुम उसी से ले लो ऊपर जाकर आसमान पे। और बच्चे सारे जर्मनी या इंग्लैंड में सेटल हो गए, और जो गुनाह का गार था वो अपने गुनाह ले लिए उसने। तो भाई इससे बचो, इन चीज़ों से बचो, और अल्लाह ताला खुश रखे। अगर आप प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।